सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। ऊर्जा संसाधन टॉपिक अपने शुरू किया था। पहली क्लास में ऊर्जा के बारे में सामान्य जो बातें हैं वो हमने पढ़ी। कल हमने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं और उनके अंतर्गत संचालित परियोजनाएं कौन कौन सी है, उनका हमने एक प्रारूप समझा। आज उसी प्रारूप को हम डिटेल में शुरू करेंगे, है ना। और प्रारूप के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं जल विद्युत परियोजनाओं की। जल विद्युत परियोजनाएं जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, उसमें पहला स्रोत जल था, फिर कोयला, परमाणु, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक के ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अगर अब मैं जल विद्युत परियोजनाओं की संचालित जो परियोजनाओं के नाम लिखूं तो कल वाली याद करने का प्रयास करना। सबसे पहले अपने उत्तर दिशा वाले नाम लिखे थे ना, एक बाखड़ा परियोजना है, एक व्यास परियोजना है। फिर दक्षिणी साइड में चले गए थे, माही की सहायक है अनास और माही की सहायक है जाखम, ठीक। और दो चंबल पर थी, एक तो चंबल घाटी परियोजना और एक राहु घाट परियोजना। ये 7 अपनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इन 7 को हम आज डिटेल में शुरू करने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, जय माता दी, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। जो भी है स्वीकार करें और जुड़े रहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने जल विद्युत परियोजनाओं के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना की, ठीक। पहली परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना। सबसे पहले इस परियोजना की बात करते हैं। देखो, नाम से ही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? माही नदी पर है। किस बांध पर है? तो माही बजाज सागर बांध पर है। किस जिले में है? बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा का कस्बा कौन सा है? बोरखेड़ा कस्बा है ना। आसान सी बात है। अब इस परियोजना को समझिएगा। ये जो परियोजना है ना, ये माही नदी के ऊपर संचालित है। बात को समझना। पहले मैं थोड़ा डायग्राम के अंदर समझाने का प्रयास करता हूं, फिर अपने इसकी डिटेल लिखेंगे। जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये अपना राजस्थान है और राजस्थान के दक्षिणी भाग के 3 जिलों में लगभग इस प्रकार से जो माही नदी है वो हमारे यहाँ पर प्रवाहित होती है। इस प्रकार से माही नदी का बहाव क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें माही नदी का जो उद्गम होता है वो एमपी में एक पहाड़ी का नाम है अममोरू की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अममोरू की पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर एक झील का नाम आता है मेहंद झील। यहां से माही का उद्गम होता है और ये माही अपना लास्ट में जो पानी ले जाती है वो अरब सागर का एक भाग है, खंबात की खाड़ी। इस खंबात की खाड़ी में जाकर ये अपना जो जल है वो समाप्त करती है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, ये जो माही परियोजना है ना, ये 3 चरणों में विकसित हुई थी। कितनों में? 3 चरणों में विकसित हुई थी। पहले चरण में इसके ऊपर 2 बांध बनाए गए थे। एक तो गुजरात राज्य में इसके ऊपर बांध बनाया गया, ठीक। और एक लगभग यहां पर इसके ऊपर एक राजस्थान में बांध बनाया गया, ठीक है। ये 2 बांध बनाए गए।
गुजरात में जो बांध बना उसको नाम दे दिया कड़ाना बांध। समझते जाइएगा, बड़े काम की चीज बता रहा हूं। गुजरात में कौन सा बना दिया? कड़ाना बांध। और अपने राजस्थान के बांसवाड़ा में बांध बना दिया जिसको नाम दे दिया माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, जो कि अपने राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ना। तो माही के ऊपर ये दो बांध बना दिए, एक बना दिया माही बजाज सागर बांध, एक बना दिया गुजरात में कड़ाना बांध। अब हुआ क्या कि ये जो माही परियोजना जब इसको बनाना शुरू किया था, तो ये माही परियोजना जो है ना, ये जल व विद्युत दोनों प्रकार की परियोजना है। यानी कि इस परियोजना से दो काम होंगे, आसपास के क्षेत्रों को जल की आपूर्ति भी करवानी है, प्लस इसके ऊपर बिजली का उत्पादन भी करना है। दो बांध बनाए, तो कड़ाना जो बांध होगा ये गुजरात के आसपास के एरिया में जलापूर्ति करवाएगा, और माही बजाज सागर बांध जो होगा ये राजस्थान के जिले को जलापूर्ति करवाएगा। सिंपल फंडा है। अब देखो, माही बजाज सागर जो बांध है ना, इस बांध से हमारे जिलों को जलापूर्ति करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। क्यों मुश्किल हुआ था, बात को समझना। राजस्थान के अंदर प्रत्येक एरिया के ढलान अलग अलग है ना। नदियों के बहाव क्षेत्र से आप वो चीजों का अंदाजा लगा सकते हो। जैसे अपने मरुस्थल जो है, मरुस्थल की जो ढलान है वो लगभग पूर्व से पश्चिम की ओर है। अरावली की ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। मैदानों की जो ढलान है वो दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व की ओर है। और ये जो दक्षिणी राजस्थान का जो एरिया है ना, थोड़ा सा एरिया, इसकी जो ढलान है वो एमपी वाली साइड में ज्यादा है, नीचे वाली साइड में ढलान ज्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी बांध से अगर हम आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति करवाएंगे तो उसके लिए उस बांध से हम नहरें निकाल कर ले जाएंगे, है ना। और नहरों में जो पानी जाएगा वो स्वाभाविक सी बात है ढलान वाली साइड में जाएगा। जबकि इस बांध से जो नहर निकालनी थी तो वो तो राजस्थान के लिए निकालनी थी, जबकि राजस्थान वाली साइड में तो ऊपर चढ़ाई है। अब चढ़ाई वाली साइड पानी को कैसे पहुंचाएं? तो उसका समाधान तो एक ही है कि पानी को पंप करो, पानी को धकेल लो, पानी का प्रेशर बढ़ाओ, तभी चढ़ाई वाली साइड में पानी पहुंचेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक पिक अप बांध बनाना पड़ेगा जो पानी को पिकअप कर सके, पानी को ऊपर उठाकर नीचे गिरा सके, ताकि पानी का प्रेशर तेज हो तो चढ़ाई वाली साइड में पानी पहुंच जाए। इसका एक फायदा और भी है, अगर पानी को कोई बांध पिकअप करेगा, ऊपर से जब नीचे गिराएगा तो पानी के घर्षण से बिजली का उत्पादन भी तो हो जाएगा, तो इससे दोनों काम बन जाएंगे। तो हमारे प्रशासन ने क्या किया, इस परियोजना के दूसरे चरण में ये जो माही बजाज सागर बांध है ना, इसी के पास में एक बांध और बना दिया। कौन सा बना दिया? उसको नाम दे दिया कागदीप पिकअप बांध। कौन सा नाम दे दिया? कागदीप पिकअप बांध, जो इसी माही बजाज सागर बांध के नीचे बना हुआ है। अब सिस्टम क्या बना दिया कि माही नदी का जो पानी है वो माही बजाज सागर बांध में भरेंगे, और इस बांध का पानी हम इस कागदी पिकअप बांध में भर देंगे। तो ये बांध उस पानी को पिकअप करेगा, लिफ्ट करेगा। तो इस बांध से दो नहरें निकाल दी, और वो नहरें आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति करवा देगी। दूसरा चरण जब कंप्लीट हुआ तो दूसरे के अंदर जल वाला समाधान कर लिया गया। तीसरा जो चरण था उसमें ये विद्युत बनाने का काम किया। इस कागदी पिकअप बांध के पास में दो बिजली ग्रह लगवा दिए, एक 50 मेगावाट का लगा दिया, एक 90 मेगावाट का लगा दिया। तो टोटल जो बिजली है वो कितनी बनने लग गई? 140 मेगावाट जो है वो टोटल विद्युत का उत्पादन होना शुरू हो गया। समझ में आ गया? चलो अब इन चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिएगा, इनको नोट कर लेते हैं। ये मैं डायग्राम मिटा देता हूं, आपने समझ लिया होगा। देखिएगा, चलो पहली अपनी जल विद्युत परियोजना का नाम क्या लिखा? माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, प्रथम परियोजना का नाम है माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना। देखिएगा, इस परियोजना को
जिस नदी पर विकसित किया गया उस नदी का नाम क्या था? माही नदी इसका नाम था। और ये परियोजना जो है वो एक संयुक्त परियोजना है राजस्थान व गुजरात की। ठीक। और इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है और गुजरात का जो हिस्सा है वो 55% है। एक बार हम क्या करें, इसमें से ना जल विद्युत जो शब्द है इसको हटा दो तो ये लाइन थोड़ा सा बढ़िया समझ में आएगी। माही बजाज सागर परियोजना इतना लिखो। जल विद्युत क्यों हटाया वो आगे समझ में आएगा। तो माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 45-55 का रेशो है। इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा कम है। ठीक है। और इस परियोजना की जो शुरुआत है, इस परियोजना की शुरुआत है वो हुई थी 1 नवंबर 1983 को। तत्कालीन जो अपनी मुख्यमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इस परियोजना का शुभारंभ किया था 1 नवंबर 1983, यानी कि 1 नवंबर 1983 को इसके प्रथम चरण की शुरुआत कर दी थी। और इस परियोजना का जो निर्माण कार्य है, इस परियोजना का जो निर्माण कार्य है वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। कौन सी परियोजना की बात कर रहा हूं मैं? माही बजाज सागर कंप्लीट परियोजना की बात कर रहा हूं। इसमें विद्युत और जल वाला फंडा एक बार हमने नहीं लिया कि माही बजाज सागर जो परियोजना है वो कितने चरणों में बनी थी? 3 चरणों के अंदर बनी थी। अब 3 चरणों को समझना ध्यान से कि माही परियोजना का जो निर्माण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ था? 3 चरणों में पूरा हुआ था। देखिएगा, पहला जो चरण था, इस चरण में माही नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए। एक तो बना दिया कडान्ना बांध। कौन सा बांध बना दिया? कडान्ना बांध, जो माही नदी पर बनाया गया। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। और एक इस पर बना दिया माही बजाज सागर बांध। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। और बांसवाड़ा जिले के कस्बे का नाम है बोरखेड़ा कस्बा। कौन सा कस्बा? बोरखेड़ा कस्बा। ठीक है, जिस कस्बे में ये बांध बना गया है। कौन सा कस्बा? बोरखेड़ा कस्बा। एक बोरकुंड भी है, जो राज्य का सबसे दक्षिणतम दिशा का गांव है ना, ये बोरखेड़ा कस्बा है। और इस बांध की खास बात ये रही कि ये हमारे राज्य का सबसे लंबा बांध है। कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये माही बजाज सागर बांध है। इस प्रकार से ये हमारा हुआ प्रथम चरण। प्रथम चरण में हमने इस नदी पर ये 2 बांध बना दिए। ठीक है, कडाना और माही बजाज सागर बांध। दूसरा जो चरण था, इस चरण में हमने क्या किया? ये जो माही बजाज सागर जो बांध था, इसी के पास में एक बांध और बनाया गया। अभी हमने समझा था, जिसको नाम दिया गया कागदी पिक अप बांध। कागदी पिक अप बांध। तो ये अगर माही बजाज सागर बांध के पास में ही है तो इसका मतलब ये भी कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है। और ये क्या करेगा? ये पानी को पिकअप करेगा, पानी को लिफ्ट करेगा, तो चढ़ाई वाली साइड में पानी आसानी से पहुंच जाएगा। तो अब क्या किया? ये जो कागदी पिकअप बांध है, इस बांध से जलापूर्ति करवाने के लिए हमने इस बांध से 2 नहरें निकाल दी, जिसमें एक नहर को नाम दे दिया भिखाबाई सागवाड़ा नहर। क्या नाम दे दिया? भिखाबाई सागवाड़ा नहर। भिखाबाई सागवाड़ा नहर, जो नहर इस बांध यानी कि बांसवाड़ा से निकलकर अपना सर्वाधिक पानी लेकर जाती है डूंगरपुर जिले में। इसलिए भिखाबाई सागवाड़ा नहर का मुख्य संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर से है।
अगर दो दो जिले आ जाए तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों जिलों से गुजरती है। और एक नहर इससे निकालती है, उसको नाम दे दिया हमने आनंदपुरा भूकिया नहर। आनंदपुरा भूकिया नहर। और आनंदपुरा भूकिया आपको पता है बांसवाड़ा में सोने का सबसे बड़ा भंडार है, तो बस उसी जगह के नाम पर इस नहर का निर्माण कर दिया जो बांसवाड़ा में। तो कागदी पिकअप बांध से जब दो नहरें निकाल दी तो जल वाला जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। अब काम केवल एक रह गया था, बिजली बनाना। तो विद्युत वाला जो काम है वो हमने इसके तीसरे चरण में पूरा कर लिया। कैसे? ये जो कागदी पिकअप बांध था इसी के पास में हमने तीसरे चरण के अंदर इसके पास में दो विद्युत घरों की स्थापना कर दी। कितने? दो बिजली घर लगा दिए। दो लगा दिए, एक तो लगा दिया था 90 मेगावाट का और एक लगा दिया था 50 मेगावाट का। तो टोटल जो बिजली है वो कितनी बनने लग गई? 140 मेगावाट टोटल जो विद्युत है वो उसका उत्पादन होना शुरू हो गया हमारे राजस्थान में। इस प्रकार से ये माही बजाज सागर परियोजना 3 चरणों में कंप्लीट हुई। अब देखिएगा, अब ये वाली जो परियोजना है ना, ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है और इसमें हमारा जो हिस्सा है वो 45% है ना। लेकिन याद रखना, जो ये विद्युत है ना, इस विद्युत का 100% जो फायदा मिलता है, लाभ जो मिलता है, वो केवल और केवल राजस्थान को ही मिलता है। यानी कि 140 मेगावाट जो सारी बिजली है ये केवल अपने राजस्थान को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो रेशो है, ये रेशो केवल और केवल किस में काम करता है? ये रेशो केवल और केवल जल में काम करता है। विद्युत में तो 100% हिस्सा हमारे राजस्थान का ही है। समझ में आ गया? अब देखो हम इसमें चीज क्या लिख सकते हैं जो एग्जाम के लिए शब्द जो हमसे गड़बड़ करवा सकते हैं, बात को समझिएगा। मैंने जल विद्युत इसलिए काटा क्योंकि अगर जल विद्युत यहां पर हम लिख देते तो 45-50 का जो 55 का रेशो ये तो विद्युत में काम ही नहीं करता, तब तो ये सारा ही फॉर्मेट गलत हो जाता है ना। इसलिए हम पूरी माही परियोजना की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखो माही परियोजना माही नदी पर है, राजस्थान गुजरात की है, 45-55 का रेशो है। कब शुरू हुई? 1 नवंबर 1983 को। कितने चरणों में पूरी हुई? 3 में हुई। पहले चरण में माही पर 2 बांध बना दिए, कड़ाना और माही बजाज सागर बांध। दूसरे चरण में कागदी पिकअप बांध बनाकर उससे 2 नहरें निकाल दी, एक भिखावाई सागवाड़ा नहर, एक आनंदपुरा भूकिया नहर। और तीसरा जो चरण था उसमें हमने कागदी पिकअप बांध के पास में 2 बिजली घर लगा दिए, एक 90 मेगावाट का, एक 50 मेगावाट का। तो कुल बिजली बनने लग गई 140 मेगावाट। अब इसकी डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ आ गया? अब देखो अन्य इसमें क्या है। निर्माण 3 चरणों में हुआ। अब देखिएगा, निर्माण जब 3 चरणों में हुआ तो इसका निर्माण जब हुआ तो ये किस प्रकार की परियोजना निर्धारित थी? तो ये जल व विद्युत दोनों प्रकार की परियोजना निर्धारित थी। यानी कि इससे जलापूर्ति भी होगी, इस पर बिजली का उत्पादन भी होगा। माही परियोजना इस प्रकार का सिस्टम इसमें बनाया गया था। तो इस परियोजना के तहत कुल विद्युत ग्रह कितने स्थापित है? तो अभी आपको बताया था 2 विद्युत ग्रह है। कितने कितने के? एक तो 90 मेगावाट का है और एक इसके ऊपर 50 मेगावाट का है। तो इस परियोजना के तहत कुल जो विद्युत है वो कितनी बनेगी? तो कुल विद्युत कितनी बनेगी? 140 मेगावाट। और 140 जो मेगावाट विद्युत बनेगी, इस विद्युत का 100% लाभ केवल किसको मिलेगा? राजस्थान को मिलेगा। यानी कि इसमें 45-55 का रेशो केवल किस में काम करेगा? जल में काम करेगा। विद्युत में तो 100% हिस्सा हमारे राजस्थान का ही है। अब देखो हम 2-3 लाइनों में इस बात को
लिखते हैं कि वो पर्सन में कैसे आपसे गड़बड़ करवाएगा। बात को समझना। अब देखो मैं पर्सन के हिसाब से लाइनें नोट कराऊंगा। जैसे मान लो पहला पर्सन है, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है ना। प्रश्न क्या पूछा सीधा सा, माही बजाज सागर परियोजना में, तो इस परियोजना में हमारी हिस्सेदारी कितनी है, 45% है। पूरी परियोजना में तो यही था, 43-55 का रेशो था। दूसरा प्रश्न, माही बजाज सागर जल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, बताओ। तो जल में तो है ना, वो काम करेगा ही जल में, तो 45% वाला जल में तो काम करता है, विद्युत में काम नहीं करता। तो सीधा परियोजना लिख दे या जल लिख दे, उसमें हमारा हिस्सा 45% ही रहेगा। तीसरा प्रश्न अगर वो ये कह दे कि ये बताओ, माही बजाज सागर जल विद्युत, पानी से विद्युत बनती है तो सीधा भी विद्युत लिख सकता है, जल विद्युत भी लिख सकता है। माही बजाज सागर विद्युत परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है। तो याद रखना, विद्युत में राजस्थान का हिस्सा कितना है, 100% है। सारी की सारी जो बिजली है वो अपने राजस्थान को मिलेगी। इसका मतलब इसकी एक बहुत शानदार विशेषता बन गई। रट्टा लगा लेना, क्या विशेषता बनी कि ये जो माही बजाज सागर विद्युत परियोजना है, ये परियोजना राज्य की एकमात्र समय की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। एकमात्र समय की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। समझे बात लाइन को। देखो, एकमात्र समय की जल विद्युत यानी कि जो लाभ है वो 100% तो राजस्थान समय को ही मिलेगा, जबकि है संयुक्त, क्योंकि इसको बनाने में जो खर्चा लगा वो राजस्थान और गुजरात दोनों का लगा, लेकिन जो बिजली है वो केवल पूरी राजस्थान को मिली। तो ये क्या बन गई, एकमात्र समय की संयुक्त जल विद्युत परियोजना बन गई। है तो संयुक्त, लेकिन संयुक्त होने के बावजूद भी विद्युत का जो फायदा है वो 100% राजस्थान को मिलता है। ऐसी एकमात्र परियोजना कौन सी है, तो ये माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना है। तो ये माही परियोजना के बारे में है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो ये माही परियोजना हो गई। अब इसी माही की एक सहायक नदी है अनास, उसके ऊपर संचालित है अनास जल विद्युत परियोजना। कौन सी, अनास जल विद्युत परियोजना। कौन सी, अनास जल विद्युत परियोजना।
ठीक है, लाइनों को समझना। अन्नास जल विद्युत परियोजना एक तो याद रखना, ये 100% केवल और केवल राजस्थान की परियोजना है, यानी कि ये संयुक्त परियोजना नहीं है, इसमें पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो किसका है, राजस्थान का है। और इस परियोजना का संबंध कौन से जिले से है, तो ये परियोजना बांसवाड़ा जिले में संचालित है। कौन से जिले में, बांसवाड़ा जिले में संचालित है। अब क्या होता है कि बांसवाड़ा जिले में माही की एक सहायक नदी आती है अन्नास, और अन्नास में एक सहायक नदी आकर मिलती है हरण नदी। ठीक है, अब देखो, जहां पर अन्नास माही में जाकर जल मिलाती है, तो जहां पर माही और अन्नास का संगम होता है, इन दोनों का तो संगम होता है गलियाकोट के अंदर। गलियाकोट कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, ये अन्नास नदी माही नदी में अपना पानी डूंगरपुर में ले जाकर मिलाती है। अन्नास जो नदी है ना, ये एमपी से निकलती है, एमपी से निकलने के बाद बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा से डूंगरपुर में जाकर माही में मिल जाती है। तो जब ये बांसवाड़ा में आती है, तो बांसवाड़ा में इसमें एक नदी आकर मिलती है हरण नदी, जो अन्नास की सहायक नदी है। और दोनों नदियां जहां पर मिलती है, वहीं पर बांसवाड़ा में एक बांध बना दिया इस नदी के नाम का, अन्नास बांध। कौन सा बांध बना दिया, अन्नास बांध। और इसी बांध के ऊपर इस जल विद्युत परियोजना को विकसित कर दिया। यानी कि अन्नास जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, अगर एक ही नदी बतानी पड़े तो अन्नास है, और दो दो नदियों के नाम युगम में दे दे तो अन्नास और हरण है। किस बांध पर है, तो अन्नास बांध पर है, और किस जिले में है, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर है। और इस जल विद्युत परियोजना के अंदर जो कुल विद्युत का जो उत्पादन होता है, वो कोई बहुत ज्यादा विद्युत नहीं बनती, इस पर केवल 45 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कितना, 45 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। माही परियोजना पर 140 मेगावाट है, और अन्नास परियोजना पर 45 मेगावाट है। किस नदी पर है, अन्नास नदी पर। किस जिले में है, बांसवाड़ा में है। ये अन्नास जल विद्युत परियोजना के बारे में अपनी हो गई डिटेल, समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अन्नास के बाद एक माही की सहायक नदी और है, जिसका नाम है जाखम जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है, जाखम जल विद्युत परियोजना। जाखम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, जाखम पर। किस बांध पर है, जाखम बांध पर। जाखम बांध की क्या खास बात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कहां बना है, प्रतापगढ़ के अनूपपुरा कस्बे में बना है। और अन्नास की तरह इस वाली परियोजना के अंदर भी किसी दूसरे राज्य की हिस्सेदारी नहीं है, ये 100% अपने राजस्थान की परियोजना है। अन्नास भी 100% राजस्थान की है, और जाखम भी 100% अपने राजस्थान की है ना। आसान सी बातें देखो, जाखम जल विद्युत परियोजना को किस नदी पर विकसित किया गया, तो इसको जाखम नदी पर विकसित किया गया। और इस परियोजना को किस बांध पर विकसित किया गया, तो नदी के नाम का ही बांध है। कौन सा, जाखम बांध है। और जाखम जो बांध है, ये कौन से जिले में आता है, तो ये आता है प्रतापगढ़ जिले के अंदर। कौन से में, प्रतापगढ़ जिले में। और प्रतापगढ़ जिले का एक कस्बे का नाम आता है अनूपपुरा कस्बा। कौन सा, अनूपपुरा कस्बा। इस कस्बे के अंदर ये जाखम बांध बना हुआ है, प्रतापगढ़ के अनूपपुरा कस्बे में। और जाखम बांध की खास बात है कि ये अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है।
राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इस बांध की जो ऊंचाई है वो सबसे ज्यादा कितनी, 81 मीटर है। और अपने राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो माही बजाज सागर बांध है जो राज्य का सबसे लंबा बांध है। और जाखम जो बांध है, इस जाखम बांध का जो निर्माण है, इस जाखम बांध का जो निर्माण है वो निर्माण याद रखना जनजाति उप योजना के अंतर्गत हुआ है। जनजाति उप योजना के अंतर्गत इस बांध का निर्माण हुआ है, यानी कि जनजातीय बहुल्य क्षेत्रों को जलापूर्ति करवाने के लिए यहां पर कौन सा बांध बनाया गया है, ये जाखम बांध बनाया गया है। और ये जो जाखम बांध है इस पर जो कुल विद्युत बनती है कोई बहुत ज्यादा नहीं बनती, मात्र 5.5 मेगावाट है। अनास की तरह ना, अनास में तो 4-5 है, यहाँ 5-5 है, लेकिन वहां पॉइंट मत लगा लेना, वो प्योर 45 मेगावाट है, ये 5.5 मेगावाट है। लेकिन याद करने के लिए कि अनास 4-5 है, जाखम 5-5 है, 5.5 मेगावाट है। और ये वाली जो परियोजना है ये भी 100% केवल राजस्थान की ही परियोजना है, इसमें किसी भी राज्य की हिस्सेदारी नहीं है, मतलब ये राजस्थान की स्वयं की परियोजना है, ये संयुक्त परियोजना नहीं है। और जाखम बांध का निर्माण किस उपयोजना के अंतर्गत किया गया, तो जनजाति उपयोजना के अंतर्गत इस बांध का निर्माण हुआ, जो कि अपने राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। समझ आ गया। तो ये दक्षिणी राजस्थान में माही और माही की सहायक नदियों पर 3 परियोजनाओं के नाम है, एक माही बजाज सागर है, एक अनास है और एक जाखम है। क्लियर, समझ आ गया, बड़ा आसान है। चलो उसके बाद में नाम आता है 4 नंबर पर चंबल घाटी जल परियोजना, या सीधा सा कर लो चंबल घाटी परियोजना। इसमें जल और विद्युत को अपने लास्ट में समझकर अलग कर लेंगे। चंबल घाटी परियोजना, अब इसको समझिएगा, बड़े काम की है। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना, देखो नाम से आपको पता चल गया कि ये वाली जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर है, तो स्वाभाविक सी बात है ये चंबल नदी पर है ना। और माही तो राजस्थान गुजरात की है, लेकिन ये राजस्थान व मध्य प्रदेश की है, और इसमें दोनों का हिस्सा 50-50% है। और ये भी माही की तरह जल और विद्युत दोनों प्रकार की परियोजना यहाँ पर मूल रूप से बनी थी। और इस परियोजना का निर्माण भी माही की तरह 3 चरणों में पूरा हुआ था। अब जो 3 चरण हुए थे, तीनों में किसमें क्या क्या काम हुआ, कौन कौन सा बांध बना, वो चीज थोड़ा सा ढंग से समझकर याद कर लीजिएगा, वो चीज हमारे लिए बड़े काम की है। चलो अपने पहले सिंपल जो बातें हैं वो लिख लेते हैं, जो नाम के अंदर ही दिखने से उजागर हो जाती है कि चंबल घाटी परियोजना किस नदी पर, तो नदी का नाम क्या होगा, चंबल। राजस्थान के समय की परियोजना नहीं है, ये एक संयुक्त परियोजना है। किस प्रकार की परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्यों की, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, और दोनों का हिस्सा भी आधा आधा ही है, 50-50% की दोनों की हिस्सेदारी है। और ये परियोजना भी माही की तरह किस प्रकार की परियोजना है, तो ये भी जल व विद्युत दोनों प्रकार की परियोजना है। ठीक, और इस परियोजना का जो निर्माण कार्य है, इस परियोजना का जो निर्माण कार्य है कितने चरणों में समाप्त हुआ, तो इस परियोजना का निर्माण कार्य 3 चरणों में पूरा हुआ था। माही भी 3 चरणों में बनी थी, और अपने वाली जो इंदिरा गांधी नहर है उसका निर्माण 2 चरणों में हुआ था।
अब मेन चीज को समझना, जैसे चंबल घाटी परियोजना के टोटल जो चरण है वो कितने हैं, 3 चरण हैं। कितने हैं, 3 चरण हैं। ठीक है, अब देखो ये इस प्रकार से 3 इसके चरण बना दिए। अब समझना, जैसे लगभग अपने सारे नॉर्मली जानते हैं कि जो चंबल नदी है, इस चंबल पर टोटल 4 बांध बने हुए हैं, है ना। और अगर अपने उद्गम से आना शुरू करें तो सबसे पहले एमपी में गांधी सागर बांध है, फिर चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है, फिर जवाहर सागर बांध है, और लास्ट में कोटा बैराज है। पहले गांधी है, फिर राणा है, फिर जवाहर है, फिर कोटा बैराज है। चंबल पर ये 4 बांध है और इनका उद्गम से मुहाने की ओर ये क्रम है। कौन सा क्रम, गांधी, राणा, जवाहर और कोटा। अब ये जो 4 बांध है, ये चंबल पर 4 बांध कितने चरणों में बने थे, 3 में बने थे। तो 3 में अगर 4 बांध बनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है एक चरण में 2 बांध बनाने पड़ेंगे, तभी तो 4 पूरे होंगे, है ना। अगर तीनों में एक एक ही बनाते रहें तो वो तो 3 ही बांध बनेंगे, लेकिन बनाने कितने हैं, 4 बांध बनाने हैं। किस परियोजना पर, चंबल घाटी परियोजना पर। मैं विद्युत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी चंबल घाटी परियोजना की बात कर रहा हूं, समझिएगा। अब देखो जो पहला चरण था, इस चरण के अंदर ये मान लो कि चंबल के ऊपर 2 बांध बनाए गए और बाकियों में एक एक बना दिया, तो टोटल कितने बन गए, 4 बन गए। याद करना क्रम से। पहला जो चरण है इसमें चंबल पर जो फर्स्ट बांध है और जो लास्ट बांध है वो बनेगा। फर्स्ट कौन सा है, गांधी, और लास्ट कौन सा है, कोटा बैराज। वो दोनों पहले चरण में बन गए। यानी कि प्रथम चरण में एक तो चंबल के ऊपर बना दिया कौन सा बांध, गांधी सागर बांध। कहां पर है ये, एमपी में है। और एक बना दिया जो लास्ट बांध है, कौन सा, कोटा बैराज। और कोटा बैराज कहां पर है, तो कोटा बैराज अपने कोटा जिले में है। तो पहले में 2 बन गए, है ना। दूसरे में जो सेकंड पोजीशन पर बांध है, पहले पर गांधी है, 2 नंबर पर राणा प्रताप है, तो दूसरे चरण में वही बना दिया कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। कौन से जिले में बना दिया, चित्तौड़गढ़ में, और यहीं पर तो अपना पहला बिजली घर है राजस्थान का। तीसरे में जो 3rd नंबर पर है, कौन सा, जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध कौन से जिले में आता है, तो ये कोटा में आता है। इस प्रकार से चंबल पर टोटल कितने बांध बन गए, 4 बांध बन गए। और इन बांधों का जो निर्माण है वो इस क्रम में के अंदर हो गया। अब देखो इनकी विशेषताओं को अगर अपने याद करें तो जोड़कर याद करना, कौन से वर्ष में ये बांध बने। तो पहले अपने को वर्ष याद करने, चारों के वर्ष एक साथ याद कर लो। 1959, 1960, 1970-71 और 1972। ये सन हो गए। कितना आसान है देखो, 59, 60, 70, 71, 72। 59, 60, 70, 71, 72, ये इन बांधों के वर्ष हो गए। तो आप ये बताओ फिर चारों में सबसे पुराना कौन है, तो पहले वाला ही होगा। और नया कौन है, तो लास्ट वाला हो जाएगा। यानी कि एक एक विशेषता तो सिंपल बन गई कि चंबल का सबसे प्राचीन बांध गांधी सागर बांध है और चंबल का सबसे नया बांध जवाहर सागर बांध है। अगर हम पूरी चंबल नदी की बात करें ना, चाहे एमपी, राजस्थान, यूपी, तीनों राज्यों में जहां जहां चंबल बहती है, पूरी चंबल पर जितने भी बांध है उन सब बांधों में
जल भराव क्षमता का सबसे बड़ा जो बांध है वो गांधी सागर बांध है पूरी चंबल का। लेकिन बात वही है, वो राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान में तो 3 ही है। तो राजस्थान में जल भराव क्षमता का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है ना। तो एक विशेषता और बन गई कि जो चंबल नदी है, पूरी की पूरी जो चंबल नदी है, इस नदी पर जल भराव क्षमता में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है ना। लेकिन राजस्थान में, और ये पूरे राजस्थान का भी है और चंबल का भी राजस्थान में है, जल भराव क्षमता का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है। जल भराव क्षमता में सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। 2 लाइनें बन गई। चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है, राजस्थान में चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है। अगर वो ये कहे कि ये बताओ चंबल का एक अपवाद वाला बांध कौन सा है, तो वो कोटा बैराज है। चंबल का एकमात्र अपवाद वाला बांध तो कौन सा है? कोटा बैराज है। अपवाद वाला क्यों है? क्योंकि एक ही चंबल पर बना ऐसा बांध है जो विद्युत का उत्पादन नहीं करता, यानी कि जिस पर विद्युत नहीं बनती। तो चंबल का एकमात्र वो बांध जो विद्युत नहीं बनाता वो कोटा बैराज है। वैसे भी बैराज आ जाए ना तो समझ जाना वो केवल जल का भंडारण करता है, उसके ऊपर कभी बिजली नहीं बना सकती। तो फिर चंबल पर ये इतना बड़ा कोटा बैराज क्यों बनाया गया था? तो याद रखना, कोटा बैराज का मुख्य उद्देश्य था कोटा जिले के औद्योगिक क्षेत्रों को जलापूर्ति करवाना। औद्योगिक क्षेत्रों को जलापूर्ति करवाना। तो चंबल का कौन सा बांध है जो कोटा के औद्योगिक क्षेत्रों को जलापूर्ति करवाने का मुख्य काम करता है? तो वो कोटा बैराज है। और चंबल का वह कौन सा बांध है जो विद्युत का उत्पादन नहीं करता? तो वो कोटा बैराज है। इसका मतलब विद्युत बनाने वाले जो बांध है वो कितने हैं? 3 ही है। एक गांधी सागर बांध है, एक राणा प्रताप सागर बांध है, एक जवाहर सागर बांध है। तो विद्युत परियोजना की बात होगी तो विद्युत में तो 3 ही बांध काउंट होंगे। अब जो गांधी सागर बांध है ना, ये तो बनाता है 115 मेगावाट, ठीक। राणा प्रताप सागर बांध बनाता है 172 मेगावाट और जवाहर सागर बांध बनाता है 99 मेगावाट। कितनी? 99। ये तीनों पर बिजली बनती है। अलग अलग याद रखना, 15, 72, 99, ठीक है। अगर मैं प्रश्न करूं कि जल भराव क्षमता में चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो गांधी सागर बांध है। लेकिन ये देखो, विद्युत उत्पादन में चंबल का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर बांध पर गांधी सागर बांध से भी ज्यादा विद्युत बनती है, 172 मेगावाट। तो विद्युत सबसे कम कहां बनती है? कोटा बैराज में। तो विद्युत बनाने में चंबल का सबसे छोटा बांध कौन सा है? तो वो जवाहर सागर बांध है। और विद्युत बनाने में छोटा बांध कोटा बैराज मत कर देना, क्योंकि ये तो विद्युत बनाता ही नहीं है ना। 3 बनाते हैं। अब तीनों का अलग अलग है, 15, 72, 99। तो टोटल पूछे तो टोटल करोगे तो 2-3 सेकंड का टाइम लगेगा, टोटल हो जाएगा 386। राजस्थान का कितना हिस्सा होगा? 50। 386 का आधा करोगे तो राजस्थान को मिलेगी 193 मेगावाट। लेकिन आप है ना, ये बांध इस प्रकार से अलग अलग याद रखना, तो 2-4 चीजें आपको और भी अपने आप समझ में आ जाएगी। अब देखो, इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं कि चंबल पर जो कुल विद्युत है, चंबल पर जो कुल विद्युत है वो कितनी बनेगी? तो टोटल बनेगी 386 मेगावाट। और चंबल पर जो विद्युत बनेगी उसमें राजस्थान को कितनी मिलेगी? तो आधा हिस्सा है, कितनी मिलेगी? 193 मेगावाट, ठीक है। बाकी चंबल परियोजना के अंदर अन्य भी 2-4 बातें हैं, लेकिन आगे क्लास का टाइम हो रहा है तो उन बातों को मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगा। और कल अपने अगली क्लास में जल विद्युत परियोजनाओं को सबको कंप्लीट करके
तापीय परियोजनाओं के अंदर भी हम कुछ परियोजनाओं के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, इतना एक बार अच्छे से समझ लीजिए, साथ साथ में नोट्स जरूर बनाइए अगर ऊर्जा वाले टॉपिक को ढंग से समझकर आपको याद करना है तो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।